फिल्म की शुरुआत में अंधकार और दुनिया को नष्ट करने वाला देवता नल दिखाई देता है। बहुत पहले उसके काले क्षेत्र पर प्रकाश ने हमला किया था, जिससे उसकी रचना सिम्बियोट्स ने उसे धोखा दिया और उसे कैद कर लिया ताकि वो कैद रहे। उन्होंने कोडेक्स बनाया, एक ऐसी कुंजी जो उसे मुक्त कर सकती थी। उसका मिशन इसे खोजना था और एक बार मुक्त होने के बाद उसने हर ग्रह पर जीवन को मिटाने की योजना बनाई और अपने प्राणियों एक्सोफेजिस को इनाम के तौर पर उन ग्रहों पर शासन करने की आजादी देगा। कहीं मार्वल की पवित्र टाइमलाइन में एक बार में एडी ब्रॉक एक बारमैन से बात करता हुआ दिखाई देता है, जब अचानक एक पोर्टल खुलता है जिससे वो अपने ब्रह्मांड में वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर उसने अपने सामने वाले बारमैन को बताया कि वो अराजकता से परेशान है। फिर वेनम ने बार में अराजकता पैदा करके अपनी झुंझलाहट निकाली। उसके बाद एडी ने पिछली वेनम फिल्म के एक पात्र जासूस पैट्रिक मुलिगन की दुखद मौत की खबर सुनी। ये महसूस करते हुए कि वो सैन फ्रांसिस्को वापस नहीं जा सकता या हमेशा के लिए मैक्सिको में छिप नहीं सकता, वो भ्रमित महसूस करता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। लेकिन एक विचार उसके मन में आता है जब उसे न्यूयॉर्क के जिला अटॉर्नी के बारे में जानकारी मिलती है, जो उसे अपना नाम साफ करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा वेनम का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घूमने का सपना था, तो ये सही समय था जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे। वेनम ने एडी को याद दिलाया कि वे भगोड़े हैं और अगर कोई उनके रास्ते में आया तो वो उन्हें खाने में संकोच नहीं करेगा। इस बीच कोई उन्हें एक सुरक्षा कैमरे के माध्यम से देख रहा था। फिर वे खुद को एक अंधेरे और गंदी जगह पर पाते हैं जो बंद लड़ने वाले कुत्तों से भरी है। जगह का मालिक तुरंत प्रकट होता है और एडी को चेतावनी देता है कि उसने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। संगीत दुश्मन से छुटकारा पाने के बाद जब वे उस जगह से निकले तो उनमें से एक उन्हें देख रहा था। इस बीच एक रहस्यमय आकृति जो एडी की गतिविधियों को भी देख रही थी ने इस खोज की सूचना दी और जनरल स्ट्रिकलैंड को बाहर जाने के लिए कहा। बारमैन ने देखा कि टेबल पर उनका एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था। जब जनरल स्ट्रिकलैंड नमूना लेने आए तो उन्होंने बारमैन से पूछताछ की, जिसने एडी को एक अजीब आदमी के रूप में वर्णित किया जो खुद से बात कर रहा था और उसके बड़े हाथ थे जो असामान्य दिखते थे। कहीं और युवा पेन और उसका भाई तारे देख रहे थे जब अचानक एक बिजली गिरी और पाइने के भाई की दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक सपना निकला। वो जनरल स्ट्रिकलैंड के एरिया 51 जाने की चौंकाने वाली खबर सुनकर जाग गई। उसने उसके साथ जुड़ने का फैसला किया। स्ट्रिकलैंड एरिया 51 में गुप्त प्रयोगशाला में पहुंचा जहां वो आखिरकार पाइने से मिला। उसने समझाया कि उसका मिशन सिम्बियोट्स को इकट्ठा करना था, जबकि पाइने उनके शोध के लिए जिम्मेदार थी। एक अन्य शोधकर्ता सादी ने उसे बताया कि वे एक और सिम्बियोट को बचाने में कामयाब रहे हैं जिसे पहले मृत माना गया था। वे अगले चरण में जाने की तैयारी करते हैं। पाइने और साडी ने पैट्रिक मुलिगन से मिलने से पहले संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहने जो मृत बताए जाने के बावजूद जीवित दिख रहे थे। वो सिम्बियोट के लिए मेजबान बनने के लिए उपयुक्त थे। पाइने ने पैट्रिक को समझाया कि उन्होंने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया है। उसी क्षण पैट्रिक से जुड़ा सिम्बियोट चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा, जबकि एक्सोफेज के अस्तित्व की व्याख्या करता है जो सिम्बियोट्स का शिकार करता था और उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर देगा। वो सिम्बियोट शून्य वॉइड के अस्तित्व का भी खुलासा करता है जो ब्रह्मांड की सीमाओं से परे फैला हुआ था, जितना वे कल्पना कर सकते थे उससे कहीं अधिक भयानक। जबकि सिम्बियोट इसके बारे में बताता है, नल जोर से हंसता हुआ दिखाई देता है जबकि उसके पीछे सब कुछ नष्ट कर देता है। इस बीच वेनम और एडी एक विमान से न्यूयॉर्क जा रहे थे। वेनम ने एडी को बताया कि वे एडी का नाम बहाल करने और शांति पाने के लिए एक यात्रा पर हैं, लेकिन तभी एक्सोफेज, वो प्राणी जो वेनम का पीछा कर रहा था, विमान पर कूद गया। वेनम प्राणी को विमान के टरबाइन में फेंककर हराने में कामयाब रहा, जिसने फिर उसे नष्ट कर दिया। जीत के बाद वेनम ने एडी से माफी मांगी और कहा कि उसे उसकी रक्षा के लिए गायब होना पड़ा। बिना किसी झिझक के वेनम विमान से कूद गया और एक पैराशूट में बदलकर उन्हें कहीं और उतारने के लिए। एक परिवार था जिसने अपने पिता मार्टिन के एरिया 51 घूमने के सपने को पूरा करने के लिए कई चीजें बलिदान की थी। उन्होंने इस यात्रा को वास्तविकता बनाने के लिए हर पैसा बचाया। जब वे सड़क से गुजरे तो उन्हें एहसास नहीं हुआ कि कोपेज उनके पीछे गिर गया था और खुद को ठीक करना शुरू कर दिया था। एडी ने वेनम से उस प्राणी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जिसने उन पर पहले हमला किया था। वेनम ने उसे बताया कि वो प्राणी एक्सोफेज था, नल द्वारा भेजा गया एक सिम्बियोट शिकारी, और वहां एक से अधिक ऐसे होंगे जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वेनम ने अपनी उत्पत्ति और नल सिम्बियोट्स के निर्माता के बारे में भी बात की। उसे उसके ही निर्माण द्वारा धोखा दिया गया और कैद कर लिया गया और एक ऐसी जेल में रखा गया जो उसे हमेशा के लिए पकड़ने के लिए डिजाइन की गई थी। जब एडी ने नल का नाम लिया तो वेनम ने तुरंत उसे फिर से वो नाम न लेने की चेतावनी दी, क्योंकि सिर्फ उसका उल्लेख करने से नल का ध्यान आकर्षित हो सकता है। वेनम ने आगे समझाया कि नल उसका शिकार कर रहा था क्योंकि एडी के पास कोडेक्स है, एक अद्वितीय जीवन सार जो तब बना था जब उसे वेनम द्वारा मृत्यु का अनुभव करने के बाद पुनर्जीवित किया गया था। यदि सिम्बियोट या मेजबान मर गया तो कोडेक्स भी गायब हो जाएगा। फिर वे चलते रहे जब तक उन्हें एक घोड़ा नहीं मिला। फिर वेनम ने उस पर कब्जा कर लिया और उसे अपने परिवहन के लिए इस्तेमाल किया। मुझे चलाओ लड़के, तुम अब एक हो, यही हॉर्स पावर है। प्रयोगशाला में स्ट्रिकलैंड और पाइने ने सिम्बियोट के बारे में बहस की। पाइने को यकीन था कि सिम्बियोट खुद से भाग रहा था, लेकिन स्ट्रिकलैंड ने अन्यथा सोचा। बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी टीम को एडी का शिकार करने का आदेश दिया, जिसे वे ट्रैक करने में कामयाब रहे थे। एडी की मदद करने के लिए वेनम ने उसे नदी में फेंक दिया और छिपने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रिकलैंड के सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया। वेनम ने एक मछली पर कब्जा करके भागने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो और एडी लगभग पकड़े गए थे, लेकिन अचानक पहले वाला एक्सोफेज प्रकट हुआ और सेना पर हमला किया। सेना तुरंत उस पर हमला करने पर केंद्रित हो गई, जिससे एडी और वेनम को भागने का मौका मिला। घटना के बाद स्ट्रिकलैंड ने पाइने को बताया कि क्या हुआ था और पाइने ने पैट्रिक की चेतावनियों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर एडी ने वेनम को बताया कि उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचने तक छिपा रहना होगा या वे स्ट्रिकलैंड और उसकी सेना द्वारा पकड़े जा सकते हैं। प्रयोगशाला में एक्सोफेज के बारे में सुनने के बाद पाइने ने पैट्रिक और उसके सिम्बियोट से मिलने के लिए जाकर उन्हें इसके बारे में सूचित किया। पैट्रिक से जुड़ा सिम्बियोट अपने मूल रूप में बदल गया और उसने खुलासा किया कि वो अन्य सिम्बियोट्स की उपस्थिति महसूस कर सकता था, लेकिन उस सिम्बियोट की नहीं जिसका नल शिकार कर रहा था। उसने समझाया कि नल कोडेक्स के एकमात्र धारक की तलाश कर रहा था और यदि उसे मिल गया तो ये सभी के लिए अंत हो सकता है। ये सुनकर स्ट्रिकलैंड ने पूछा कि वे नल को कोडेक्स प्राप्त करने से कैसे रोक सकते हैं।
सिम्बियोट ने जवाब दिया कि यह असंभव था क्योंकि नल बहुत शक्तिशाली था। जब तक सिम्बियोट और उसका मेजबान जीवित रहेगा कोडेक्स बना रहेगा, लेकिन यदि उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो कोडेक्स भी गायब हो जाएगा। ये सुनकर स्ट्रिकलैंड ने खतरे को दूर करने के लिए एडी या वेनम में से किसी एक को खत्म करने की योजना बनाई, भले ही पाइने उस समाधान से असहमत लग रही थी। मार्टिन, जो अपने परिवार के साथ एरिया 51 घूमने जा रहा था, आखिरकार एडी से मिला। उसने फिर एडी को अपनी पत्नी नोवा और अपने 2 बच्चों इको और लीफ से मिलवाया। मार्टिन ने एडी को लास वेगस जाने की पेशकश की। उन्होंने उल्लेख किया कि वे एरिया 51 जा रहे थे, वहां एलियंस देखने की उम्मीद कर रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। यात्रा के दौरान मार्टिन ने अपना गिटार बजाया जबकि उसकी पत्नी और बच्चे गा रहे थे। वेनम को सामंजस्यपूर्ण परिवार के बारे में एक उदासीन भावना महसूस हुई। उसने एडी को बताया कि अगर उनकी इस परिवार की तरह एक साधारण और शांतिपूर्ण जीवन होता तो वो शायद अधिक खुश होता। कुछ घंटों बाद आधी रात को सूरज के पत्तों ने एडी को चॉकलेट की पेशकश की और घबराहट में स्वीकार किया कि वो एलियंस को देखने से डरता था। उसे शांत करने के लिए एडी ने उसे आश्वस्त किया कि एलियंस जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सुनकर वेनम ने एडी के शब्दों के लिए उसकी प्रशंसा की और कहा कि अगर उसका कोई बच्चा होता तो वो एक अच्छा पिता होता। घंटों ड्राइव करने के बाद वे आखिरकार लास वेगास पहुंचे, जहां सुरक्षा कैमरों ने जल्द ही एडी की उपस्थिति को कैद कर लिया। अलग होने से पहले मार्टिन ने एडी को विदाई उपहार के रूप में कुछ पैसे और एक जोड़ी चप्पलें दी। मार्टिन और उसके परिवार को छोड़ने के बाद वेनम ने लीफ द्वारा दी गई चॉकलेट का आनंद लिया। फिर उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घूमने के वेनम के बड़े सपने के बारे में बात की। एडी ने अपने साहसिक कार्य को जारी रखने के लिए एक कार्ड चुराने का मजाक उड़ाया, लेकिन सुझाव दिया कि वे जाने से पहले एक स्लॉट मशीन आजमाएं। दुर्भाग्य से उन्हें उनकी गंदी उपस्थिति के कारण कैसीनो में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बिना किसी झिझक के वेनम ने गार्ड से छुटकारा पाया और वहां से चला गया। फिर उन्होंने एक शराबी आदमी को खुले में पेशाब करते देखा। उस आदमी ने एडी के पैरों को गंदा कर दिया, जिससे वेनम गुस्सा हो गया और तुरंत उसे पीट दिया। फिर उन्होंने उस आदमी का टक्सीडो ले लिया ताकि वे कैसीनो में प्रवेश कर सकें। जब वे अंदर गए तो वेनम बहुत उत्साहित था और तुरंत स्लॉट मशीन पर अपना सारा पैसा हार गया, लेकिन उनकी किस्मत तब बदल गई जब वे मिस एम चेन से मिले, जो एक बड़ी जीत हासिल कर रही थी। उसने एडी की बदबू सूंघी और उसे साफ करने के लिए एक कमरा दिया। जब एडी जाने वाला था, श्रीमती चेन ने उसे नाचने के लिए आमंत्रित किया। एडी ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन वेनम, जिसने नियंत्रण कर लिया, खुशी से उसके साथ नाचा जब तक कि अचानक कोपाग उनके करीब नहीं आ गया। वेनम ने इसे महसूस किया और तुरंत कोपेज से बचने के लिए एडी के पास लौट आया। जब कोपेज प्रकट हुआ तो वेनम खुद को छिपा चुका था और एक्सोफेज उसे नहीं ढूंढ पाया, इसलिए वो चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद स्ट्रिकलैंड द्वारा भेजी गई सेना प्रकट हुई और एडी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि कोपेज अभी भी वहां था। इस बीच मार्टिन का परिवार आखिरकार एरिया 51 पहुंच गया, जो रोमांच के लिए उत्सुक था। उन्होंने गुप्त रूप से घुसने का फैसला किया। इस बीच प्रयोगशाला के अंदर पाइने ने पाया कि सिम्बियोट एक उपयुक्त मेजबान के बिना खराब हो रहा था, जिसका अर्थ था कि इसे रोकने के लिए वेनम को उसके मेजबान के साथ फिर से जोड़ा जाना चाहिए। पकड़े जाने के बाद एडी ने खुद को प्रयोगशाला के अंदर पाया। फिर उसने देखा कि पैट्रिक अभी भी जीवित था। पैट्रिक ने उसे नल से कोडेक्स की रक्षा करने की चेतावनी दी। उसने कहा कि कोडेक्स उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। थोड़ी देर बाद स्ट्रिकलैंड प्रकट हुआ और कोडेक्स को नष्ट करने के लिए एडी को मारने का इरादा किया, लेकिन फिर पाइने और साड़ी ने वेनम को उसके कारावास से मुक्त करने का साहसिक निर्णय लिया और मुक्त होने के बाद वेनम तुरंत एडी के पास लौट आया और भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से कोपेज आ गया था। उसने तेजी से उन पर हमला किया। पैट्रिक ने वेनम की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन दुखद रूप से कोपेज द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जो उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत निकला। प्रयोगशाला में अन्य सिम्बियोट्स को मुक्त कर दिया गया और उन्होंने कोपेज से लड़ने के लिए यादृच्छिक मेजबानों को लेने की कोशिश की। उन्होंने वेनम को भागने का मौका देने के लिए खुद को बलिदान करके प्राणी को विचलित करने का प्रयास किया। उनमें से कुछ ने भागने का रास्ता बनाने के लिए प्रयोगशाला को क्षतिग्रस्त कर दिया। अराजकता में मार्टिन का परिवार एक टॉवर से देख रहा था, खतरे से अनजान। भागने के बीच पाइने ने एक सिम्बियोट कंटेनर लिया और चली गई, जबकि अजय कोपेज सिम्बियोट्स को एक एक करके निगल रहा था। एक्सोफेज को रोकने के अंतिम प्रयास में स्ट्रिकलैंड ने एक आरपीजी दागा, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसने प्रयोगशाला के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया, जिससे मार्टिन और उसका परिवार खतरे में पड़ गया क्योंकि वे आग में गिर गए। लेकिन वेनम उन्हें बचाने के लिए कूद गया, जिससे अन्य सिम्बियोट्स को मदद करने के लिए प्रेरित किया। सिम्बियोट्स ने सोचा कि उन्होंने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन तब कोपेज ठीक होने में कामयाब रहा। पाइने ने तेजी से कार को प्राणी में टक्कर मारी और हर किसी को भागने के लिए वाहन में घुसने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब वे भागने वाले थे तो कोपेज ने नल को और जेनोफ भेजे सिग्नल देने के लिए एक बहरा कर देने वाली आवाज निकाली। अचानक एक पोर्टल जो शून्य को पृथ्वी से जोड़ता था खुल गया, जिससे और जेनोफ आने लगे। स्ट्रिकलैंड को एहसास हुआ कि वेनम दुश्मन नहीं था और उसने एडी की मदद करने का फैसला किया। उसने एक योजना बनाई जिसमें एडी वेनम में बदल रहा था और एक्सोफेज का ध्यान आकर्षित कर रहा था, जबकि स्ट्रिकलैंड ने हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके उन पर हमला करने के लिए एक हवाई हमले का आयोजन किया। लड़ाई के दौरान एक जेनोफ ने सेना पर हमला किया। स्ट्रिकलैंड, जो अपने सैनिकों पर हमला होते हुए नहीं देख सकता था, बहादुरी से उन्हें बचाने के लिए युद्ध के मैदान में उतरा। दुर्भाग्य से केवल बुरी तरह से घायल होने के लिए एडी ने वो देखा और वेनम की मदद से उसने जेनोफ का ध्यान भटकाकर जनरल को बचाया। जब एडी और वेनम फंस गए थे, मार्टिन एक आरपीजी के साथ आया। विस्फोट ने कोपेज को नष्ट कर दिया और इस प्रक्रिया में एडी को घायल कर दिया। थोड़ी शक्ति के साथ वेनम एडी को हेलीकॉप्टर तक खींचकर जेनोफ से छिपाने के लिए ले गया। उसने कहा कि वो अब स्थिति को संभाल नहीं सकता। उसने ये भी कहा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा और वो निराश था। जेनोफ से लड़ने के अंतिम प्रयास में वेनम ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने सभी शेष जेनोफ को निगल लिया और स्ट्रिकलैंड से टैंक से एसिड डालने के लिए कहा, जबकि वो उसके नीचे था। भले ही स्ट्रिकलैंड जानता था कि बचने की बहुत कम संभावना थी, वो सहमत हो गया। उसने अपने अधीनस्थों को तुरंत भागने का निर्देश दिया, जबकि उसने मशीन को सक्रिय किया। जब एसिड बहने लगा तो वेनम ने एडी को खतरे से बाहर धकेलकर अपना अंतिम बलिदान दिया, क्योंकि एसिड वेनम और शेष जेनोफ को निगलने लगा। अपने अंतिम कार्य में वेनम ने एडी को एसिड से बचाने के लिए एक दरवाजा उसके ऊपर रखा और जल्द ही एक विस्फोट हुआ। स्ट्रिकलैंड ने एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और पूरी जगह को नष्ट कर दिया।
एडी तबाह दिख रहा था जब उसने वेनम को अलविदा कहा। पाइने और उसके साथी खुद को बचाने के लिए भागे जब विस्फोट हुआ। साड़ी गिर गई और लगभग आग की चपेट में आ गई। पाइने ने तब अपने दिवंगत भाई को याद किया और साड़ी को बचाने के लिए सिम्बियोट वाली शीशी को तुरंत ले लिया। विस्फोट के बाद एडी अभी भी जीवित था, लेकिन बहुत तबाह था। वो जल्द ही बेहोश हो गया और दिनों बाद अस्पताल में जागा। उसने वेनम से संवाद करने की कोशिश की, एक जवाब सुनने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कड़वी सच्चाई उसे तब लगी जब उसके बगल में एक जनरल ने उसे बताया कि वेनम हमेशा के लिए चला गया है। उसने ये भी कहा कि एडी अब भगोड़ा नहीं था। उसे नल के ज़ेनोफ से पृथ्वी को बचाने के लिए उसके कार्य के लिए पहचान और कृतज्ञता मिली, लेकिन उसे जनता से सब कुछ गुप्त रखना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एडी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गया और वेनम के साथ अनुभव किए गए अच्छे और बुरे पलों को याद किया। उसने प्रतिमा को देखा और अपने सबसे अच्छे दोस्त को कभी न भूलने का वादा किया।